रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब, सबसे पहली बात तो दो स्ट्रक्चर हैं जिनकी सरफेस प्लेन होती है, स्लैब और प्रिज्म। स्लैब क्या है? स्लैब वो मटेरियल, ऐसा क्लोज्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में पैरेलल हो। मतलब यहां से लाइट रे आई, यहां एंटर हुई, बाहर निकल गई, तो जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों सरफेस, ये ए बी सी डी मैं इसे लिखूं तो मतलब क्या हुआ कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ये वाली साइड जब तक आप दूसरी एक दूसरे के पैरेलल है तब तक हम इसे क्या कहेंगे? स्लैब कहेंगे। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं है, अच्छा देखो ऐसे भी हो सकता है, देखो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, लेकिन दो सरफेस इसकी पैरेलल ना हो, ऐसे यहां ये दोनों सरफेसेस आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल है दोनों की दोनों, लेकिन ये वाली पैरेलल नहीं है। कोई बात नहीं, अगर इन पैरेलल सरफेस से हो रहा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इन पैरेलल सरफेस से हो रहा है, तो अभी भी इसको क्या कहा जाएगा? इसको स्लैब ही कहा जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है तो स्लैब कहा जाएगा। लेकिन इसी में अगर रिफ्रैक्शन होने लगे इस नॉन पैरेलल सरफेस से, नॉन पैरेलल फेसिस से, तब इसे कहा जाएगा कि ये प्रिज्म है। मतलब अगर इसी में रिफ्रैक्शन यहां से होने लगे, यहां लाइट गई आपकी, फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये हुए, तो अब इस वाली लाइट रे के लिए जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो अब इसे क्या कहा जाएगा? प्रिज्म कहा जाएगा। अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में पैरेलल हैं तो वो स्लैब है, और अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में पैरेलल नहीं है, एक सर्टेन एंगल पर है, तो फिर ये क्या है? प्रिज्म है ये। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल हुआ करती हैं। ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, सपोज ये हमारा ग्लास का स्लैब है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि ग्लास डेंसर है एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर में एंगल बड़ा होगा और ग्लास के अंदर एंगल छोटा होगा। डेंसर मीडियम में हमेशा एंगल छोटा होता है, रेयर मीडियम में एंगल हमेशा बड़ा होता है। अब जब सामने वाली सरफेस पर ये लाइट रे पहुंची है तो फिर एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इस बार कहाँ? डेंसर से रेयर में हो रहा है, तो ये एंगल हो गया आपका आर, और इस बार फिर से क्या होगा? फिर से आपका ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं इमरजेंट एंगल। इमरजेंट इसलिए बोलते हैं, ये इमरजेंट रे कही जाती है, क्यों? क्योंकि जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम में वापस आ गई, एयर से ग्लास में और वापस एयर के अंदर आ गई, तो इसे हम इमरजेंट रे बोलते हैं, और ये कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो स्लैब में जब जब तक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपकी एक दूसरे के पैरेलल है, तब तक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पैरेलल होती हैं दोनों लाइट रेज, पैरेलल होती हैं। बस थोड़ा सा इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, यहां से लेटरली थोड़ी सी खिसक गई है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ गया डी। क्या बोलते हैं इसे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट? ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। पहले तो डिपेंड है कि इस ग्लास स्लैब, जिस ग्लास से या जिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से आप इसे यूज करा रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और दूसरा इस बात पर डिपेंड है कि दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेसेस के बीच का थिकनेस कितनी है। मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब पर डिपेंड है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब पर भी डिपेंड है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपकी स्टडी नहीं है सिलेबस में,
ठीक है।